दोषियों को अपने अपराधों का जवाब देना ही होगा। यह एक नीति है जो कानून की अवधारणा को परिभाषित करती है कि ऐसे सभी कानूनों का उल्लंघन करने पर जो पूरे समाज की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, दोषी को दंडित किया जाना चाहिए। ऐसा या तो इस आशा में किया जाता है कि यह दंड भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा, या फिर केवल पीड़ित पक्ष के मन में बदले की भावना के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध अपराधों से भरा हुआ था, चाहे वे किसी व्यक्ति के खिलाफ सामान्य अपराध हों या बड़े समूहों के खिलाफ ऐसे अपराध हों जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है, जैसे कि उस समय किए गए अत्याचारों की भयावहता। इस प्रकार जब लड़ाई थम गई तो लगभग पूरी दुनिया से यह मांग उठी कि जो लोग सबसे घिनौने अपराधों के दोषी हैं, उन्हें उनके लिए जवाबदेह ठहराया जाए। सवाल था कि दोषी कौन है और इन अपराधों के लिए कौन जवाब देगा। यूरोप में हिटलर के जर्मनी ने इतनी तबाही मचाई कि जर्मन शब्द राक्षस का पर्याय बन गया। ऐसी स्थिति में एसएस के एक जर्मन और अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे एक आम जर्मन नागरिक में फर्क करना बहुत मुश्किल था। कई लोगों का तर्क था कि नाजीवाद जर्मन समाज में इतना गहरा था कि दोनों में कोई अंतर नहीं था, या आम जर्मन नागरिक द्वारा फ्यूरर को यूरोप की संपत्ति लूटने और जनसंहार करने से न रोकना उसे भी उतना ही दोषी बनाता है। ऐसी स्थिति में युद्ध के बाद कई जर्मनों को तृतीय राइख के अपराधों के लिए सामूहिक दंड मिला। इस एपिसोड में हम ब्रनो मृत्यु मार्च की त्रासदी और उससे जुड़े घटनाक्रमों की जांच करेंगे। हजारों जातीय जर्मनों को चेकोस्लोवाकिया में इकट्ठा कर ऑस्ट्रियाई सीमा तक मार्च कराया गया। इस दौरान उन्हें घिनौने अत्याचारों का सामना करना पड़ा। कई लोग इस जातीय सफाई में मारे गए, जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया, क्योंकि ये दुश्मन समझे गए लोगों से जुड़ा था। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। नवंबर 1918 यूरोप में युद्ध विराम ने पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस में लाखों लोगों को प्रसन्न और राहत महसूस कराई कि महायुद्ध समाप्त हो गया था। जर्मनी ने काइजर को हटा दिया था और वर्साई की संधि में निर्धारित की जाने वाली शांति शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार था। जर्मनी का सहयोगी शक्तिशाली ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, जो मध्य और पूर्वी यूरोप में फैला था, अपने राज्य के लगभग हर कोने में टूट रहा था। इस पतन के बाद जो नया यूरोपीय नक्शा उभर रहा था, वह 1914 से पहले मौजूद नक्शे से लगभग पूरी तरह से अलग था। नई सीमाएं बनाई गईं, जिनमें न केवल देशों के बीच क्षेत्र का पुनर्वितरण हुआ, बल्कि पूरी तरह से नए देशों का निर्माण भी हुआ, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया। वियना के शासन की बेड़ियों को तोड़ते हुए एक अस्थायी सरकार स्थापित की गई, जिसमें राजनेता टोमास मासारेक को मित्र देशों द्वारा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 1918 को उन्हें औपचारिक रूप से चेकोस्लोवाकिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हालांकि मासारेक ने पाया कि वे एकजुट लोगों का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, जो स्वतंत्र भविष्य की ओर देख रहे थे। उनकी युद्धोत्तर सीमाओं के भीतर बड़ी संख्या में जातीय जर्मन थे, जो खुद को अब भी जर्मन मानते थे और जर्मन परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते थे तथा जर्मन भाषा बोलते थे। चेकोस्लोवाकियाई राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर चुनाव के एक महीने बाद ही मासारेक ने जर्मन भाषी, ऑस्ट्रियाई और हंगेरियनों को सच्चे नागरिक नहीं बल्कि उपनिवेशवादी बताया और उन्होंने उनके प्रभाव और शक्ति पर अंकुश लगाना शुरू किया। इसका एक उदाहरण नए देश के दक्षिण पूर्व में स्थित ब्रूनो शहर में देखा जा सकता है, जिसकी 1,30,000 आबादी में 55,000 जर्मन भाषी लोग थे, जो उन्हें सबसे बड़ा जातीय समूह बनाते थे और शहर की राजनीति, सांस्कृतिक पहचान और अर्थव्यवस्था में उन्हें महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करते थे। इसलिए शहर पर जर्मन प्रभाव को कानूनी रूप से कमजोर करने के लिए 1919 में ब्रूनो का विस्तार करके उसमें 2 पास के कस्बों को शामिल किया गया, जिससे ग्रेटर ब्रूनो बनाया गया। ये कस्बे मुख्य रूप से चेकोस्लोवाकियाई थे और इससे आबादी लगभग 2.5 लाख तक बढ़ गई।
जबकि जर्मन आबादी लगभग वैसी ही रही। यह उम्मीद थी कि जर्मनिक लोगों पर इस तरह के कानूनी उत्पीड़न से वे जर्मनी जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कई ने अपना पूरा जीवन इसी शहर में बिताया था और वे ऐसा करने के लिए तैयार या सक्षम नहीं थे। जातीय जर्मनों के उत्पीड़न के कारण औपचारिक और अनौपचारिक नागरिक अधिकार आंदोलनों की शुरुआत हुई और अंततः जर्मनी की सीमा से लगे पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जर्मन भाषी सुडेटनलैंड को फिर से अपने मूल देश में शामिल करने की मांग उठी। सीमा के दोनों ओर जर्मनों का समर्थन था, लेकिन प्राग सरकार के लिए यह अस्वीकार्य था। जर्मनी वर्साय संधि से बंधा था, इसलिए चेकोस्लोवाकिया सरकार को विश्वास था कि वे बर्लिन की सैन्य महत्वाकांक्षा का सामना कर सकते हैं। लेकिन यह सब तब बदल गया जब 1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी सत्ता में चुने गए। हिटलर केवल जर्मनी के सभी जर्मनों का नेतृत्व करने से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद को उन सभी जातीय जर्मनों का मुक्तिदाता घोषित कर दिया जिन्हें 1918 के बाद विदेशी देशों के झंडे के नीचे रहने के लिए मजबूर किया गया था, और इसमें सुडेटनलैंड भी शामिल था। इसके अलावा उनके पुनः शस्त्रीकरण कार्यक्रम का मतलब था कि अब चेकोस्लोवाकिया की सीमा पर एक वास्तविक सैन्य खतरा मौजूद था। 13 मार्च 1938 को ऑस्ट्रिया के अंशलुस के बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर ध्यान केंद्रित किया और सैनिक सीमा पर भेजे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति एडवर्ड बेनेश की चेकोस्लोवाकियाई सरकार को भरोसा था कि ब्रिटेन और फ्रांस मदद करेंगे, पर जल्द ही उन्हें विश्वासघात महसूस हुआ क्योंकि वे बातचीत से लगभग बाहर थे। यह देखकर भयभीत बेनेश पर मित्रों, दुश्मनों और पड़ोसियों का दबाव था कि वह हिटलर की मांगे माने और सुडेटनलैंड जल्द ही अधिग्रहित कर लिया गया। पूर्व के ब्रनो जैसे शहरों में जर्मन आबादी ने खुद को जल्द ही चेकोस्लोवाकियाई निराशा और गुस्से का शिकार पाया, जिससे दंगे और हमले होने लगे। मई 1939 में जब हिटलर ने शेष चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया, तो शहर के 52,000 जर्मनों में से कई ने उन्हें मुक्तिदाता मानकर शहर की सड़कों पर कतार लगाकर नाजी सलामी के साथ उनका स्वागत किया और सरकारी दफ्तरों और संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे। अपवाद थे वे 12,000 जर्मन जो यहूदी धर्म के थे, जो हर तरफ से निशाना बनाए गए। ब्रनो में जर्मन कब्जा बहुत जल्दी हो गया और लगभग एक रात में ही शहर की आबादी के लिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जीवन पूरी तरह से बदल गया और पहचान से परे हो गया। चेकोस्लोवाकिया भर की यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गईं और ब्रनो में शहर की लॉ फैकल्टी को एक बहुत ही खतरनाक भूमिका में बदल दिया गया, जो अब स्थानीय गेस्टापो का मुख्यालय बन गई थी। यह इमारत जल्दी ही स्थानीय आबादी के बीच डर का कारण बन गई और अंततः उन सभी मित्र देशों के कैदियों के लिए भी जो उनके हाथ लगते थे, आमतौर पर मित्र देशों के वायुसेना के जवान। यातना और फांसी आम थीं और सार्वजनिक रूप से दी जाती थीं ताकि नाजी शासन के विरोध को रोका जा सके। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ, जिनकी संख्या 1939 में 22,000 थी, न केवल बेरोजगार हो गए बल्कि उन पर कड़ी नजर भी रखी गई क्योंकि उनकी वंशावली की गहराई से जांच की गई। खासकर शिक्षित यहूदियों को बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई गई। उदाहरण के लिए विज्ञान विभाग के कम से कम 25% स्टाफ और उनके परिवारों को गिरफ्तार कर ऑस्ट्रिया और माउथहाउजेन एकाग्रता शिविर भेजा गया और बाद में अंतिम समाधान के शिकार बने। युद्ध के दौरान ब्रनो जर्मन औद्योगिक नरसंहार तंत्र का अहम हिस्सा बन गया, जो पूरे पूर्वी यूरोप में सक्रिय थी। 1941-1942 में 10,000 से अधिक यहूदियों को जबरन जर्मन होलोकॉस्ट ट्रेनों में बैठाकर टेरेत्सिन के किलाबंद शहर में स्थित टेरेत्सिन स्टार्ट यहूदी बस्ती भेजा गया, जहां वे विनाश शिविरों में आगे भेजे जाने का इंतजार करते थे। टेरेत्सिन स्टार्ट में हालात जानबूझकर ऐसे बनाए गए थे ताकि बीमारियां तेजी से फैलें और ज्यादा लोग मारे जाएं, जिससे जर्मन रसद व्यवस्था को आसानी हो। ब्रनो से जबरन भेजे गए लोगों में 10% लोग विनाश शिविर पहुंचने से पहले ही मर गए। फिर जब यह जबरन स्थानांतरण पूरा हो गया, उसके बाद 1943 में जर्मन अधिकारी और चेकोस्लोवाकिया के सहयोगी और यहूदी विरोधी लोग शहर लौट आए और नाजियों की विकृत विचारधारा के अनुसार मिश्रित नस्ल के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, जिसमें यहूदी या रोमानी जिप्सी खून की थोड़ी भी झलक थी। जैसे नाजी कब्जे की पीड़ा ही काफी नहीं थी,
1944 से शहर कई मित्र देशों की बमबारी का शिकार बना, जिनका लक्ष्य उसकी हथियार और विमान इंजन कारखाने थीं, जिन्हें जाहिर है जर्मन युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया था। और जाहिर है ट्रेन स्टेशन को भी निशाना बनाया गया ताकि पूर्व में जर्मन परिवहन श्रृंखला को बाधित किया जा सके। सिर्फ 20 नवंबर 1944 को ही 474 अमेरिकी बम वर्षकों ने शहर पर 2500 से अधिक बम गिराए। मौसम की स्थिति खराब थी और कई बम अपने लक्ष्य से चूक गए, जिसके परिणाम स्वरूप 578 लोगों की मौत हो गई और 6000 से अधिक लोग बेघर हो गए। शहरवासियों के लिए दुखद ये था कि ब्रनो असली लक्ष्य नहीं था, असली निशाना पोलैंड था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें चेकोस्लोवाकिया के इस शहर को चुनना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमले के लिए माफी मांगी, लेकिन सोवियत सेना के समर्थन में कई बार और हमले हुए, जिनकी वायुसेना और तोपों ने भी शहरवासियों पर कहर ढाया। हमले के साथ आए प्रचार पत्रकों में यह बताया गया था कि उनके शहर पर बमबारी के लिए जर्मन ही जिम्मेदार थे। पच्चीस मार्च 1945 को रेड आर्मी ने ब्रेनो और ब्रातिस्लावा शहर पर कब्जा करने के लिए अपना आक्रमण शुरू किया। यह पूर्वी मोर्चे पर बड़े आक्रमण का हिस्सा था, जिसमें रेड आर्मी ने पश्चिमी चेकोस्लोवाकिया और वियना की ओर बढ़त बनाई। ये कार्य सोवियत संघ की दूसरा यूक्रेनी मोर्चा और रोमानियाई पहली व चौथी सेनाओं के सैनिकों को करना था। रोमानिया शुरू में सोवियत संघ के खिलाफ जर्मनी का सहयोगी था, पर अगस्त 1944 में सोवियत सैनिकों की घुसपैठ के बाद उसने पाला बदल लिया और तीसरे राइक के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। 15 अप्रैल 1945 को वियना के पतन के बाद सोवियत छठी गार्ड्स टैंक सेना को ब्रेनो पर हमले में समर्थन के लिए फिर से तैनात किया गया। जर्मन मोर्चों पर नए हमले से दरार बनी, जिससे छठी सेना आगे बढ़ सकी। 25 अप्रैल को वे पूर्वी बाहरी इलाके पहुंचे, जहां दक्षिण से आई पहला गार्ड्स मशीनीकृत कैवलरी समूह उनसे मिली। अगले दिन तक शहर मुक्त घोषित कर दिया गया। हालांकि जर्मन प्रतिरोध कुछ हिस्सों में 2 हफ्ते और रहा। जर्मन और सहयोगवादी अधिकारियों को जल्दी बाहर कर गिरफ्तार किया गया और उनकी जगह ब्रेनो शहर की जन समिति आई। उस समय तक युद्ध के कारण शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ब्रेनो के अपनी ऑनलाइन विश्वकोश के अनुसार 26,280 घरों में से 1,277 पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और 1,160 घर इतने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे कि उन्हें गिराना पड़ा, जबकि अतिरिक्त 2,775 घरों को बड़े मरम्मत कार्य की आवश्यकता थी और 8,504 घरों को मामूली नुकसान पहुंचा था। असल में शहर के हर 2 में से 1 घर युद्ध से प्रभावित था। जर्मन सेना के हटने और खतरा खत्म होने पर गुस्से और करवाहट से भरी जनता ने बदला लेने की ठानी। सिर्फ घरों के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि उत्पीड़न, गिरफ्तारी और यातना के वर्षों तक रहे डर, तलाशी के दौरान परिवार की कीमती चीजों के नष्ट या चोरी हो जाने और परिवार या दोस्तों के हमेशा के लिए गायब हो जाने के डर के लिए भी। और निश्चित रूप से शहर में अब भी बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्व अत्याचारियों की भाषा बोलते थे। जब रेड आर्मी शहर के करीब पहुंच रही थी, तब तक कई जर्मन लोग शहर छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें सोवियत सैनिकों के बदले की कार्रवाई का डर था। सोवियत सैनिकों को जर्मन नागरिकों के प्रति हिंसा के लिए सजा देने के बजाय उनके कमांडिंग अफसरों द्वारा ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। हालांकि जब 6th गार्ड्स टैंक आर्मी शहर के केंद्र में घुसी, तब भी लगभग 20,000 की आबादी वहां मौजूद थी। आगे ध्यान दें कि वहां अधिकतर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे, क्योंकि अधिकतर सक्षम और स्वस्थ युवा पुरुषों को वेहरमाख्त में जबरन भर्ती कर लिया गया था और वे हिटलर के लिए लड़ रहे थे। नाजी कब्जे के दौरान यहूदियों के साथ जैसा व्यवहार किया गया था, उसी की नकल करते हुए जातीय जर्मनों को खुद की पहचान के लिए सफेद बाजूबंद पहनने के लिए मजबूर किया गया और तुरंत ही उनके व्यवसायों पर पाबंदियां लगा दी गईं। कई घरों पर चेकोस्लोवाकियाई परिवारों ने कब्जा किया, जिनके अपने घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए थे। बहुत जल्दी जर्मन आबादी के कई लोगों को शहर के नए अधिकारियों द्वारा इकट्ठा कर लिया गया और यह तय किया गया कि यह एक उपयुक्त सजा होगी, उन्हें कुओनिक कॉलेज में नजरबंद किया जाए,
जहां गेस्टापो ने 6 वर्षों से हजारों चेकोस्लोवाकियनों को बंद किया था। कॉलेज पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मैदान में दफन गेस्टापो के शिकारों की लाशें निकालना शुरू किया। यह बहुत ही थकाऊ और मानसिक रूप से झकझोर देने वाला काम था, लेकिन उनके पहरेदारों से उन्हें बहुत कम सहानुभूति मिली, जो किसी न किसी को, चाहे वह कोई भी हो, अपनी झेली हुई तकलीफों का बदला लेने के लिए सजा देना चाहते थे। यह दिखाने के लिए कि उनके बंदी बनाने वालों की नजर में वे भी हिटलर के गुंडों जैसे दोषी थे। कुछ जर्मन नागरिकों को कॉलेज के मैदान में फांसी का तख्ता बनाने का काम दिया गया था और मई-जून 1945 में लगभग 300 जर्मनों को विभिन्न अपराधों के लिए फांसी दी गई, जिनके खिलाफ सबूत अक्सर केवल किसी की गवाही ही थे। इसी दौरान कैदियों को बाहर जमा हुए गुस्साए भीड़ के चीख पुकार भी सुननी पड़ती थी, जो उनमें से जितनों को हो सके पीट पीट कर मार डालना चाहती थी। स्थिति कई बार नियंत्रण से बाहर होने की कगार पर थी। स्थानीय जर्मन आबादी का क्या किया जाए, यह सवाल केवल ब्रनों तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय बहस बन गया था। युद्ध के दौरान उनकी भूमिका चाहे जो भी रही हो, या वे किसी चेक से शादीशुदा ही क्यों न हों, उनके प्रति इतनी कड़वाहट थी कि लोगों की न्याय की पुकार को संतुष्ट करने के लिए निष्कासन ही एकमात्र स्वीकार्य विकल्प माना गया। मई के अंत तक 5 लाख जातीय जर्मन पश्चिम में मित्र देशों के कब्जे वाले ऑस्ट्रिया और जर्मनी की ओर बढ़ रहे थे। उनतीस मई 1945 को ब्रूनो के अधिकारियों ने उन लोगों की सूची बनाना शुरू कर दी जिन्हें जल्द से जल्द हटाया जाना था। अगले दिन आदेश संख्या 78 1945 जारी कर शहर की गैर कार्यरत जर्मन आबादी को तुरंत निष्कासित करने को कहा गया। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और लड़कों के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं और पुरुषों को शहर छोड़ने के लिए कहा गया था, जबकि कुछ कामकाजी पुरुषों को, जिन्हें रहने की अनुमति दी गई थी, तब तक रुकना था जब तक उनकी जगह चेक लोगों ने नहीं ले ली। आदेश जारी होते ही वरिष्ठ पुलिस प्रमुख के मुख्यालय के बाहर भीड़ जुट गई और आदेश का तुरंत पालन करने की मांग की। अधिकांश पुरुष हथियार फैक्ट्री में मजदूर थे, जिन्हें दुश्मन के लिए हथियार बनाना पड़ता था। वे जर्मनों को इस बात के लिए दोषी मानते थे कि उनके साथी मारे गए और मित्र देशों की बमबारी तथा सोवियत तोपखाने से उनके घरों को नुकसान पहुंचा। जवाब में पुलिस प्रमुख ने कहा कि वो आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी चिंता जताई कि उनके पास जर्मनों को ऑस्ट्रियाई सीमा तक दक्षिण की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। इसलिए फैक्ट्री के मजदूरों ने इस काम में उनकी मदद करने के लिए स्वयं सेवा की और कुछ पूर्व कैदी जो मुक्त हुए कंसंट्रेशन कैंपों से थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। लाठियों, चाकुओं और बंदूकों से लैस लोगों के आगे पुलिस प्रमुख चाहकर भी उनका प्रस्ताव ठुकरा नहीं सके। पुलिस के मुताबिक 18,072 जर्मनों को सीमा और ऑस्ट्रिया के एक कैंप में भेजने का निर्देश दिया गया। लोगों को जबरन स्थानांतरण के लिए कतार में खड़ा किया गया। तब अधिकारियों को बताया गया कि ऑस्ट्रिया की युद्धोत्तर सरकार केवल उन्हीं को स्वीकार करेगी जो अपनी ऑस्ट्रियाई विरासत साबित कर सकें। इसके बावजूद निष्कासन जरूरी था, क्योंकि शहर में माहौल ऐसा था कि देरी से हिंसा हो सकती थी। इस प्रकार लगभग 2200 घंटे पर पहली टोलियों को शहर से बाहर ले जाया गया और रात में भेज दिया गया। उस रात उनके साथ 24 वर्षीय मारी रैंसन होफरोवा का असामान्य मामला भी था। मारी जर्मन नहीं थीं। उनका जन्म ब्रूनो में चेक पिता और हंगेरियन मां से हुआ था। जब मारी छोटी थीं, तो उनके पिता का निधन हो गया था और उसके कुछ समय बाद उनकी मां हंगरी चली गईं, जिससे मारी अनाथ जैसी हो गईं। अपने शुरुआती वर्षों में मारी ने कई जगहों पर रहना पड़ा। युद्ध से पहले उन्होंने थोड़े समय के लिए जर्मनी में भी रहीं, वहां की भाषा सीखी और फिर 1939 में हिटलर के आक्रमण से पहले शहर के बाहरी इलाके में वापस आकर रहने लगीं। युद्ध में मारी ने बेटे को जन्म दिया। अफवाह थी कि पिता एसएस अधिकारी थे। मार्च के शुरू होते ही मारी के पास एक आदमी आया जो उस पर मोहित था, लेकिन मारी ने उसे ठुकरा दिया। मारी ने बाद में याद किया, एक दिन वह मेरे पास आया और बोला कि मेरा बेटा एसएस अधिकारी से है और मुझे मार्च में शामिल होना होगा। अगर मैं उसके साथ रहती तो वो इसे नजरअंदाज करता। मैंने कहा, वह चाहे तो सब देखता रहे, मैं तो जाना ही पसंद करूंगी। तो 31 मई को दोपहर में वह मुझे लेने एक मशीन गन के साथ आया।
मैं उसके आगे आगे चली, अपने बच्चे के साथ एक ट्रॉली को धक्का देती हुई, और वो मेरे पीछे पीछे आया, जब तक कि मैं उस मार्च में शामिल नहीं हो गई जो पहले से ही सड़क पर चल रहा था। उसने गोली चलाई, मैंने गाली दी। मैंने कहा काश वह खाई में मर जाए, और हम अलग हो गए। उद्धरण समाप्त। हजारों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ मैरी और उसका बेटा जल्दी ही दक्षिण की ओर सड़क पर थे। सीमा तक करीब 31 मील का कठिन और धीमा रास्ता था, खासकर मैरी जैसी माताओं के लिए जिन्हें छोटे बच्चों को उठाकर चलना पड़ता था। मार्च में शामिल कई लोगों ने सीमा पार अपने नए जीवन के लिए पारिवारिक विरासत या अन्य कीमती सामानों को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि इससे उनकी गति धीमी हो रही है तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। ऐसा करना अक्सर उनके पहरेदारों का अनचाहा ध्यान आकर्षित करता था। जहां तक पहरेदारों की बात है, ये साफ था कि वे वहां सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए थे कि लोग सड़क पर ही रहें और कहीं गांव देहात में गायब न हो जाएं, और वे अक्सर निकाले गए नागरिकों के साथ मारपीट और लूटपाट भी करते थे। जैसा कि मेरी ने बताया, पुनर्वास सहायता के लिए 2 स्वयंसेवक समूहों में अंतर था। जैसा उन्होंने कहा, उद्धरण, वे ज़ब्रोव्याका हथियार फैक्ट्री के युवा थे जो अशिष्ट और रूखे थे, लेकिन वह कुछ लोग थे जो नाजी एकाग्रता शिविरों से लौटे और वे ठीक थे। मार्च के जिन हिस्सों की वे निगरानी करते थे, वहां न गाली गलौज थी, न मारपीट, न महिलाओं से झुमके छीने गए। लेकिन ज़ब्रोव्याका के आदमी वे वाकई बहुत बुरे थे, नशे में धुत और डाकुओं की तरह हथियारों से लैस थे। मैंने एक महिला को रोते बच्चे के साथ देखा। एक गार्ड उस पर बच्चे को चुप कराने के लिए चिल्लाया, लेकिन बच्चा नहीं रुका, तो उसने बच्चे को ले लिया और उसे खेत में फेंक दिया। मुझे लगता है उसने उसे मार डाला। मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा जिसने कहा कि अब वह नहीं चल सकता और सड़क किनारे बैठ गया। मैं उसके पास गया, मदद की पेशकश की और उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो मर चुका था। उद्धरण समाप्त। यात्रा एक बार में संभव नहीं थी, इसलिए पोहरालिका में विश्राम स्थल बनाया गया, जहां पहले नाजियों ने कैद शिविर बनाया था। उनकी सुरक्षा के लिए कुछ महिलाओं और बच्चों को, जिनमें मारी और उनका बेटा भी शामिल थे, कुछ खलिहानों में शरण दी गईं और उन्हें भागने से रोकने के लिए अंदर बंद कर दिया गया। माएं रात के लिए ठहर गईं, खुश थीं कि थोड़ी देर आराम और बच्चों को खाना खिला सकीं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, जब उन्होंने बाहर 2 ट्रकों के इंजन की आवाज सुनी और उनमें से कूदते हुए आदमियों की आवाजें भी सुनाई दीं। ये रोमानियाई सैनिक थे और उनके दिमाग में बस एक बात थी, जैसा कि मारी ने कहा, वे घुसे और महिलाओं से बलात्कार किया। वहां गोलियां चल रही थीं। यह बहुत भयावह था। कोई इस पर बात नहीं करता। यह मार्च से भी ज्यादा बुरा था। लोगों को पीटा गया, उनकी बालियां नोच ली गईं और अंगूठियां छीन ली गईं। कुछ की मौत भी हुई, लेकिन कैंप में तो कत्लखाने जैसा था। उद्धरण समाप्त। या तो थकावट के कारण या रात की हिंसा के उन्माद से अगली सुबह तक गार्डों ने पाया कि कई निष्कासित लोग आगे चलने की हालत में नहीं थे। इसलिए जो सबसे अच्छी हालत में थे उन्हें अलग कर दिया गया और सीमा तक आगे बढ़ने का आदेश दिया गया, जबकि बाकी लोगों को शिविर में रखा गया जब तक यह तय नहीं हो गया कि उनके साथ क्या किया जाए। मारी आगे बढ़ने के लिए मजबूत थी और पोहरोलिजा छोड़कर खुश थी, खासकर जब उसने देखा कि अत्याचार के शिकार शवों को ट्रकों में सामूहिक कब्रों में दफनाने ले जाया जा रहा है। मारी, उसका बेटा और लगभग 10,000 अन्य लोग सीमा शहर माइकोलोव की ओर आगे बढ़े। फिर भी सवाल था कि उसे और ऐसे लोगों को ऑस्ट्रिया में प्रवेश मिलेगा या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रियाई और चेकोस्लोवाकियाई सरकारें अभी भी इस पर बातचीत कर रही थीं। इस दौरान जिद्दी मारी को लगा बहुत हो गया है और मिकोलोव के बाहर एक चौराहे पर मौका मिलते ही उसने बेटे के साथ भागने की कोशिश की। उसके भाग निकलने कई और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और इस अफरा तफरी के बीच वो अपने पहरेदारों को चकमा देने में सफल रही। वो मिकोलोव पहुंच गई और वहां उसे मदद मिल गई। अंततः उसने उसी शहर में बसने का फैसला किया। ऑस्ट्रिया पहुंचने वालों के पास बहुत कम पैसे या सामान था और वे ऑस्ट्रियाई लोगों की दया पर निर्भर थे। लेकिन जो लोग अभी भी पोहरोलिका में थे, उनके लिए उनकी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई थी। ऑस्ट्रियाई सरकार ने जब चेकोस्लोवाक सरकार को पुनर्वास रोकने के लिए मना लिया,
तो शिविर में जर्मनों की भीड़ लग गई और शुरुआती हफ्तों में उनके भोजन व चिकित्सा के लिए प्रशासन की खास व्यवस्था नहीं थी। बीमारियां तेजी से फैलीं और खराब स्वच्छता के कारण पेचिश से कई लोगों की मौत हुई। जैसे जैसे जून का महीना आगे बढ़ा, चेकोस्लोवाक अधिकारियों को एहसास हुआ कि उन्हें हालात पर नियंत्रण करना होगा। इसलिए उन्होंने हालात सुधारने शुरू किए, जैसे कि शिविर में नियमित रूप से सामान की आपूर्ति करना और एक अस्पताल की स्थापना करना। लेकिन तब तक नुकसान पहले ही हो चुका था। इतिहासकार अब भी बहस कर रहे हैं कि मार्च और शिविर में हिंसा या बीमारी से कितने लोग मारे गए, पर अधिकतर आंकड़े इसे लगभग 2000 से कम मानते हैं। पोहोरोलिका 7 जुलाई 1945 तक काम करता रहा। तब तक कई लोगों को या तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी भेज दिया गया था या प्रक्रिया पूरी होने तक आसपास के ग्रामीण इलाकों में रखा गया था। करीब 2000 लोगों को ब्रेनो लौटने के लिए चुना गया, लेकिन शहर में खबर पहुंचते ही हिंसक विरोध शुरू हो गए। शिविर में बचे 80 जर्मनों में से लगभग सभी गंभीर रूप से बीमार थे और बाहर भेजे जाने से पहले अस्पताल में उनकी देखभाल हो रही थी। जब चेकोस्लोवाकिया पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट प्रभाव में आया, युद्ध के बाद गैर चेकोस्लोवाक लोगों का युद्धोत्तर निष्कासन अनदेखी रह गई। हालांकि लोकतंत्र की वापसी और 1992 में देश के चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में विभाजन के बाद इतिहास ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह काला अध्याय पराजित दुश्मन के साथ व्यवहार से जुड़ा है और यह एक याद दिलाने का काम करता है कि भले ही मित्र राष्ट्रों ने तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब किसी के भीतर नफरत भर जाती है तो कोई भी सबसे भयानक कृत्यों को अंजाम देने में सक्षम हो सकता है। सिर्फ वे ही नहीं जिनकी बाह पर स्वस्तिक था,